तो ठीक है यार, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला वीडियो लेके आया हूँ ना। ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में जो है, अभी से 15 दिन पहले लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। और पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं उसका बारे में थोड़ा मतलब 30-40 मिनट का डिस्कशन हुआ था। उसके बाद में उसमें हुआ कुछ नहीं था, बस सिर्फ कि मतलब पावर होता क्या है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिर्फ बेसिक मतलब एक इंटीग्रेशन जो था उसको समझने की कोशिश की थी कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक बार वो जो डिस्कशन पिछला हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, है ना। अभी एक क्वेश्चन करके देखते हैं उसका, ये वाला नहीं, इसके अलावा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। उसके बाद में हम वो जो है उस पावर मेजरमेंट की थोड़ी और जो कॉम्प्लिकेसीज है, थोड़ी और मतलब बारीकी है, उसमें जाके देखेंगे एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बार लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन हम सोल्व कर रहे थे, जैसे हमको एक वोल्टेज का एक्सप्रेशन, इस वाले क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। उस वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि एक वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमको ऐसे कुछ साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, और एक करंट का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के थे, है ना, I1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ था। इस तरह के एक्सप्रेशन में मतलब ये है क्या, ये किसी सर्किट के अंदर कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, उस सर्किट के अंदर किसी कोई भी एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और उस एलिमेंट से जाने वाला करंट। क्यों? क्योंकि हमको पावर कैलकुलेट करना है, तो हमको पावर जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा किसी एलिमेंट के अक्रॉस करते हैं। जैसे सोर्स की डिलीवर्ड या एब्जॉर्ब पावर, रेजिस्टेंस की जो पावर डिसिपेट करता है वो कैलकुलेट करते हैं, है ना। वो तो ये पावर हमेशा एलिमेंट के अक्रॉस कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे जैसे पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम देख रहे थे कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करना है तो उस एलिमेंट से जाने वाला करंट, उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे ये वाला सर्किट था, कोई सर्किट है, उसकी किसी ब्रांच के अंदर किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो आपको पावर निकालना है। तो हम उस एक्सप्रेशन में देखे थे कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी इन जनरल एलिमेंट या मतलब किसी भी सोर्स वगैरह किसी के अक्रॉस भी पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर का यूनिवर्सल फॉर्मूला है क्या, वोल्टेज उस एलिमेंट के अक्रॉस और उस एलिमेंट से जाने वाला करंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर पावर कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर से वी और आई वाला, तो हमने देखा था कि जैसे हम पावर है वो इंस्टेंटेनियस पावर को मेजर नहीं कर सकते, तो इंस्टेंटेनियस पावर को मेजर नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, किसी ड्यूरेशन में पावर को मेजर करते हैं और उसको नाम देते हैं एवरेज पावर, है ना। तो वो एवरेज पावर वाला कैलकुलेट करने के लिए हम ड्यूरेशन में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किए थे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ड्यूरेशन लिया, जैसे ये पीरियडिक सिग्नल है तो एक पीरियड का कैलकुलेट किया, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, वीटी और आईटी वाला, है ना। तो ये जब इंटीग्रेशन किया था हमने वीटी और आईटी वाला, तो इसमें पावर का अल्टीमेट फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, इसका पीक वोल्टेज, इसका पीक करंट और डिवाइड बाई 2 टाइम्स इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे तो जैसे साइन ओमेगा टी और दोनों साइन का टर्म है, तो दोनों साइन का टर्म है, तो ड्रॉ करके देखो जरा कैसे फेज ड्रॉ करना, फेजर मैंने ड्रॉ करना सिखाया दोनों का, है ना, तो वो मेरे पुराने वाले वीडियो में देख लेना एक बार। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक बार, जैसे ये लेते थे हम साइन, ये वाला कोस, ये वाला माइनस साइन, और ये वाला सॉरी साइन, ये वाला माइनस साइन, ये कोस और ये माइनस का कोस, है ना। तो अब यहाँ पे दिया हुआ साइन ओमेगा टी, तो मतलब इसी डायरेक्शन में है V1, तो और ये वाला दिया हुआ I1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब I जो है वो फाइव एंगल से आगे है साइन वाले टर्म्स में, अरे सॉरी इसमें तो नहीं होगा, इस वाले डायरेक्शन में होगा ना, प्लस साइन है ना यहाँ पे, तो प्लस साइन वाला इस डायरेक्शन में होगा और I जो है वो इसके साथ में फाइव एंगल से आगे है, तो I1 जो है वो उसका फेजर का इस साइन के रिस्पेक्ट में फाइव एंगल से आगे है, ठीक है ना। तो साइन के रिस्पेक्ट में फाइव एंगल से है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, यही वाला फेज डिफरेंस सीधा भी निकाल सकते हैं, दोनों साइन में है तो इसमें से इसको घटा दो, है ना। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 5 वाला आया, तो इसको फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये वाला पावर का फॉर्मूला निकल के आया था। लेकिन इसमें इस इंटीग्रेशन को करते टाइम मैंने बताया था इसमें 2 टर्म आई थी, एक टर्म जो कांस्टेंट वाली टर्म आई थी, एक टर्म जो टाइम पे डिपेंडेंट टर्म आई थी। जैसे इस इंटीग्रेशन को करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन और साइन का टर्म मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी करेंगे और साइन ए माइनस बी करेंगे ना, तो ए माइनस बी करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 5 बचेगा उसके अंदर, है ना। तो 5 बचेगा तो वो एक्सप्रेशन बाहर में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला अच्छा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, है ना। ऐसे ही दूसरा टर्म जो आएगा साइन कोस ए प्लस बी वाला, कोस ए माइनस बी करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 5 बचेगा सिर्फ।
मतलब जैसे कोस ए प्लस बी करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा, है ना। और एक टर्म आएगा क्या, कोस माइनस आएगा यहाँ पे, तो इसमें कोस ओमेगा ये वाला टर्म ए माइनस बी करोगे तो इसमें माइनस फाइव और वो फाइव हो जाएगा ना। तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म कांस्टेंट हुआ, तो ये वाले एक्सप्रेशन से ये निकल के आया था। और ये वाला सिंस 2 ओमेगा टी का पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल तो उसका एक टाइम पीरियड के अंदर, ये जो है 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी उसका टाइम पीरियड हाफ होगा, तो मतलब यहाँ पे एक ड्यूरेशन में कर रहे हैं तो ये 2 ड्यूरेशन में हो रहा है इसके लिए, है ना। तो ये टोटल टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो है साइन का इंटीग्रेशन जीरो होता है, तो 2 पूरे में भी तो जीरो होगा, है ना। तो वो कैसे ये वाला टर्म जीरो हो गया था उसका मीनिंग देखा था, वो टर्म एक बार समझ लेना ये कैसे जीरो हुआ था और ये वाला कैसे आ रहा था, ये इस क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाएंगे, है ना। तो ये वाला सारा टर्म समझा था कि टाइम वाला टर्म जो है वो जीरो क्यों हो गया था और सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म बचा हुआ था, तो पावर हमारे पास ये निकल के आया था, है ना। अब ऐसे ही मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे ये वाला दे दिया मान लो, अब इसके अंदर एक बार एग्जाम्पल ले ही लेते हैं थोड़ा। पावर ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो लाइन में बोल रहा हूँ ना वो दिमाग में रखना। पावर क्या होती है, वोल्टेज का मैक्सिमम करंट का मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 टाइम्स इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में फेज डिफरेंस, है ना। तो वो फेजर ड्रॉ करके ही पता चलेगा। जैसे मान लो ये वाला दिया हुआ है, इसकी जगह VT/IT की जगह हमारे पास VT दिया हुआ है, मान लो कुछ tan sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है ना। और IT हमको दिया हुआ है, मतलब कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज ये दिया हुआ है, और उस एलिमेंट पे से जाने वाला करंट जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है 5 साइन की बजाय मैं ले लेता हूँ कोस, है ना। तो वो कोस ओमेगा टी, और ये मान लेते हैं -30 है ना। तो अब हम जो ये क्या है, ये वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशन है उस एलिमेंट के अक्रॉस, है ना। तो उस एलिमेंट का डिसिपेटेड पावर या फिर एब्जॉर्ब पावर जो भी कर रहा होगा वो पावर कैलकुलेट करनी है ना एक्टिव वाली। तो वो पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करो सीधा, डिवाइड बाई 2, उसको RMS में भी ले सकते हो, वो आपको याद होगा VRMS IRMS cos phi, है ना। वो एक्चुअल में √2 को अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो RMS हो जाएगा, है ना। इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कोस, है ना। तो पहले तो फेज डिफरेंस पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये साइन है और ये कोस, अब सीधा मत घटा देना, यहाँ पे दोनों साइन नहीं है। कहीं आपने किया कि ओमेगा टी प्लस 30 और माइनस ओमेगा टी प्लस 30 होकर 60 डिग्री मिल गया, उसी में वो हो जाएगा, उसी में -1/3 आके मिलेगा सीधा, ठीक है ना। वैसा कर दिया तो फेजर ड्रॉ करो चुपचाप उसका, और उसमें पता करो, है ना, कि एक्चुअल फेज डिफरेंस कितना है। तो किसी एक को रेफरेंस मान लो, तो फेजर ड्रॉ करना मैंने सिखाया था, ये कोस है, ये साइन, ये माइनस कोस और ये माइनस साइन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर tan sin ओमेगा टी प्लस 30, साइन को प्लस का साइन ये वाला है, ये प्लस 10 है ना, तो प्लस वाला साइन ये वाला है, और ये 30 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में जितने भी एंगल मेजर करेंगे ना वो सारे पॉजिटिव में मेजर करेंगे, ठीक है। तो tan sin ओमेगा टी प्लस 30 है ना, तो प्लस का साइन ये है और ये 30 डिग्री आगे है, तो मैग्नीट्यूड 10 है और ये 30 डिग्री एंगल है ना। ऐसे ही कोस को पकड़ो, ये 5 कोस है ना, और प्लस वाला कोस है, तो प्लस वाला कोस ये है ना। तो प्लस वाले कोस को 30 डिग्री पीछे लेके आना है, मतलब प्लस वाला कोस है ओमेगा टी -30, मतलब -30 इधर में मेजर करना है ना, तो -30 इस वाले एंगल से -30 है ना, तो करोगे तो कितना होगा -30, ठीक है ना। जैसे इसमें अब -30 आया, अब हमको हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पावर कैलकुलेट करने के लिए ये टर्म तो मिल गई। अब हमको इस वाली टर्म में चाहिए इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कोस, ठीक है ना। जो मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ सुन लेना, वो उसके बिना जो है आगे 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड, उन सब से पावर मेजर करेंगे बहुत दिक्कत आएगी, वरना है ना वो फेज निकाल ही नहीं पाओगे कभी, है ना, ठीक है। उधर फेजर बना कि वहाँ यहाँ तो 2 ही फेजर बन रहे हैं, 3 फेज के अंदर 6 फेजर बनेंगे, 6 8 फेजर, फेज के अलग, लाइन के अलग, करंट के अलग, वोल्टेज के अलग, है ना। तो वहाँ पे ऐसे बखेरा खड़ा हो जाएगा, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए वर्डिंग एक एक सुन लेना, है ना। अब देखो इन दोनों, ये कोस है आई वाला, ठीक है, और ये वोल्टेज वाला, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये 30 है, ये 30 है, और टोटल 90 है, तो 60 ये हो गया, 60 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री, है ना। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्री। अगर यहाँ से ओमेगा टी सीधा सीधा करोगे तो 60 आएगा ना, तो साइन और कोस को घटा नहीं सकते ना सीधा, या तो एक काम करो इसको साइन में लेके आओ और फिर सीधा घटा दो, या फिर इसको कोस में लेके आओ और फिर सीधा घटा दो, है ना, फिर उसका कोस ले लो तो भी सेम मिलेगा, है ना। तो ये वाला जो है, ये किसी एलिमेंट के अक्रॉस जब साइनोसॉइड में दिया हुआ हो तो पावर कैसे कैलकुलेट करनी है, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ना, इससे पहले हमको थोड़ा सा एक सर्किट, मतलब इसमें जो सर्किट नहीं दिया हुआ वो मैं सर्किट भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे इसमें एक लोड दिया हुआ है,
और उस लोड में एक करंट कॉइल जुड़ी हुई है और एक पोटेंशियल कॉइल जुड़ी हुई है ना, और इसको कंबाइंडली नाम दिया हुआ है वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर में 2 कॉइल होती है ना, और यहाँ पे सप्लाई लगा है, वोल्टेज अप्लाई है और इसमें से करंट आई चल रहा है ना, वही दोनों वाले आई। तो आपको बताना है ये लोड जो दिया हुआ है, इस लोड के अक्रॉस जो है वो पावर कंज्यूम्ड या पावर डिलीवर्ड जो भी आए वो पावर कैलकुलेट करनी है, सीधा सा मतलब है ना उसके अक्रॉस। तो वो वाला समझने के लिए पहले हम थोड़ा वाट मीटर के बारे में समझ लेते हैं क्या है। वाट मीटर कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो एक बार मतलब जैसे सिंगल साइनोसॉइड दिया हो तो आसान है पावर कैलकुलेट करना। अब देखो फ्री वाले में भी जो है ना उसी इंटीग्रेशन को की थोड़ी सी बारीकियाँ समझने की कोशिश करेंगे कि उस इंटीग्रेशन में जो है कौन कौन सी टर्म कब कब जीरो हो जाती है। तो वो समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको वाट मीटर के बारे में बता देता हूँ ना, कि कोई भी वाट मीटर जो होता है उसके अंदर देखो 2 कॉइल होती है, एक होती है करंट कॉइल सीसी जिसको नाम देते हैं, और एक होती है पोटेंशियल कॉइल जिसको नाम देते हैं पीसी, है ना। ठीक है, और ये दोनों करंट, अब देखो वाट मीटर में अब क्या वाट मीटर क्या करता है, ये वाली कोयल से जाने वाला करंट और ये वाली कोयल जहाँ कनेक्टेड, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में ये वाली, ध्यान रखना करंट वाला तो सिंपल है, करंट वाले में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, जिस ब्रांच में है वही करंट जाएगा उसके अंदर से, है ना। इसको यहाँ कनेक्ट करना और इसको यहाँ कनेक्ट करना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ कनेक्ट करने का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, अगर ये कोयल यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ जुड़ी होने का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है उसको मेजर करेगी। ठीक है, अगर ये कोयल यहाँ जुड़ी हुई होती, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो वाट मीटर में 2 कोयल होती है, एक करंट कोयल होती है, एक पोटेंशियल कोयल होती है, और उसको जहाँ कनेक्ट करते हैं ना, इन दोनों कोयल्स को जहाँ कनेक्ट करते हैं वहाँ का वोल्टेज और वहाँ का करंट उठाती है और उसको इंटीग्रेट कर देती है। बस वाट मीटर क्या करता है, इन दोनों को उठाता है, करंट कोयल जिस ब्रांच में जुड़ी हुई उस ब्रांच का करंट उठाता है, ठीक है, पोटेंशियल कोयल जिस ब्रांच में जुड़ा हुआ है उस ब्रांच का वोल्टेज उठाता है, ठीक है, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देता है, उससे जो भी वैल्यू निकल के आता है वो पावर निकल के आता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो जैसे यहाँ कनेक्ट किया वाट मीटर, बस ये जो लॉजिक बोला ना ये याद रखना। अब यहाँ वाले के अंदर जो जैसे ये वाला वाट मीटर दिया हुआ उसमें 2 कोयल थी, एक यहाँ कनेक्ट की एक यहाँ कनेक्ट की, तो यहाँ कनेक्ट, अब इसमें जो है आइडियल कोयल होगी तब तो, जैसे मान लो ये कोयल है, करंट कोयल क्या होती है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल करंट कोयल, आइडियल पोटेंशियल कोयल जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। जब इनफाइनाइट हो तो चाहे यहाँ कनेक्ट करो चाहे यहाँ कनेक्ट करो, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि करंट नहीं जाने वाला ना उसमें से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, तब दिक्कत आती है, वो आगे देखेंगे। एक बार ये समझ लो अब कि वाट मीटर में 2 कोयल होती है और वो कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि कहाँ कनेक्टेड है, अगर आइडियल कोयल नहीं है तो। और वो करता क्या है वाट मीटर, करंट कोयल जो है वो करंट कोयल का करंट उठाता है, पोटेंशियल कोयल जो है जिस ब्रांच में लगा हुआ वहाँ का वोल्टेज उठाता है और दोनों को इंटीग्रेट कर देता है ना। इंटीग्रेट करने के बाद में जो भी फॉर्मूले, जो इंटीग्रेशन करने के बाद में जो भी आंसर निकल के आता है वो पावर निकल के आता है। ठीक, अब यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा। जैसे इसमें यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि एक हमारे पास जो है ना वाट मीटर है, मतलब एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट में हमने वाट मीटर यहाँ कनेक्ट कर रखा है, ये इसकी करंट कोयल है और ये इसकी पोटेंशियल कोयल है। ठीक है, तो ये करंट कोयल और ये पोटेंशियल कोयल है। तो अब ये वाट, अब इसमें पूछा हुआ है कि जो वोल्टेज हमने सोर्स में अप्लाई किया है ना, वो अभी तक जो हम पावर कैलकुलेट कर रहे थे उसमें क्या होता था, सिंगल साइनोसॉइड होता था ये और सिंगल करंट था। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी और आई को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, वही यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो 2 ही एक्सप्रेशन आते थे, एक साइन ए प्लस कोस ए प्लस बी बनता था, एक कोस ए माइनस बी बनता था। ठीक है, कोस ए प्लस बी बना, एक कोस ए माइनस बी बना। अब कोस ए प्लस बी में जो है ये ओमेगा टी और ओमेगा टी जो है जुड़ जा रहा था, उसके बाद वो अब टाइम में आ रहा, तो कोस एक टाइम मतलब ओमेगा टी के फंक्शन में है ना, तो टी के फंक्शन में तो पीरियोडिक है और पीरियोडिक है कोस, तो उसका एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन 0 होगा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, कोस की इंटीग्रेशन का एक टाइम पीरियड में क्या मतलब है, जैसे कोस का टाइम पीरियड ये हो गया यहाँ तक, तो मतलब इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, ये वाला टोटल एरिया कैलकुलेट करना। तो एक टाइम पीरियड में तो ये वाला एरिया मिला के तीनों जो है 0 होंगे, तो कोस 2 ओमेगा टी जो है उसमें वो वाला एक्सप्रेशन उस टाइम ड्यूरेशन टी पीरियड के अंदर क्या हो जा रहा था, 0, तो उसमें टाइम वाला टर्म नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे भी इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो पावर वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पावर कैलकुलेट करने का तो मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया, चाहे कैसा भी एक्सप्रेशन दे। लेकिन यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन जो है ना वो देखो ओमेगा टी 3 ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज जो है ना प्योर साइनोसॉइड नहीं है, उसमें कुछ हार्मोनिक, जैसे वोल्टेज में 3rd हार्मोनिक है, ऐसे ही करंट जो है वो भी प्योर साइनोसॉइड नहीं है, उसके अंदर 3rd हार्मोनिक है और 5th हार्मोनिक है। अब पावर कैसे कैलकुलेट करें, तो पावर
कैलकुलेट करने का एक तो वही फॉर्मूला है सेम। जैसे इसमें पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, VT और IT करेंगे, और सिंस ये वाली पावर जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर हम कैलकुलेट कर नहीं सकते किसी इंस्टेंट पे, क्यों, क्योंकि V और I दोनों चेंज हो रहे हैं साथ में, है ना, तो किसी एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम पावर को ड्यूरेशन में कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको टाइम पीरियड T में इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो जो एवरेज निकल के आता है उसी को हम नाम दे देते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पावर कंज्यूम्ड या पावर एब्जॉर्ब्ड है ना, पावर डिलीवर्ड है या फिर पावर एब्जॉर्ब्ड है ना। तो ये वाले यहाँ पे भी जब पावर कैलकुलेट करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन करेंगे ना, तो सेम एक्सप्रेशन करेंगे तो एक बार लिख के देखो ज़रा, जैसे V1 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, V1 साइन ओमेगा टी प्लस इसमें बनेगा V3 साइन ओमेगा टी साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। ये तो हो गया वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अब इसमें करंट का बस ये तो पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसमें मैं लॉजिक लगा के तुमको बस टर्म्स पकड़ना सिखाऊंगा। इतना बड़ा करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए मर जाएंगे इसके अंदर, देखो साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया ना अभी, तो इसमें मैं टर्म्स पकड़ना सिखाऊंगा आपको, वो समझ लेना एक बार। ऐसा क्वेश्चन 4 बार आ चुका है गेट के अंदर, है ना, वो यही देखना चाहता है कि वो उसमें मतलब वो टर्म्स हम पकड़ते हैं कि नहीं सही से, है ना। अब इसमें आई क्या दिया हुआ, I1 साइन ओमेगा टी माइनस ∅1, ठीक है ना, प्लस I3, और ये क्या बना, साइन 3 ओमेगा टी माइनस ∅3 प्लस I5, ये क्या बना, साइन 5 ओमेगा टी, और इसके साथ में इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे dt। तो ये वाला टाइम, अब ये वाला इंटीग्रेशन करना है। अब ये वाला इंटीग्रेशन करोगे तो अब क्या करोगे, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब इंटीग्रेशन को देखो, इसको समझ, ये इंटीग्रेशन हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उसके साथ भी, उसको इसके साथ भी, तो 3 टर्म तो यहाँ से आएगी और 3 टर्म यहाँ से आएंगी, 6 टर्म आएगी, है ना। तो पहले एक बार ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं ना। और हमने पहले वाला एक लॉजिक दिमाग में याद रखो कि पहले हमने जो VT और IT जब दोनों सिंगल साइनोसॉइड थे बिना हार्मोनिक्स के, तब हमने देखा था कि जब दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म आया था कांस्टेंट वाला और एक टर्म आया था जिसमें 2 ओमेगा टी का टर्म आया था। अब वो 2 ओमेगा टी वाला टर्म जीरो क्यों हो गया था, क्यों, क्योंकि कोस क्या है, साइनोसॉइड है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो 2 ओमेगा हुई है ना, टाइम पीरियड मतलब हाफ हो गया, उसका टाइम पीरियड हाफ हो गया, तो क्या होगा, पीरियोडिक तो अभी भी है ना, और पीरियोडिक है तो एक टाइम पीरियड के अंदर उसका टोटल एवरेज क्या होगा, टी वाली टर्म जिसमें इन्वॉल्व है वो उसका जीरो होगा, और कांस्टेंट वाला जो था वो हमारा पावर का एक्सप्रेशन आ गया था। वही लॉजिक यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। अब इसमें देखो V1 साइन ओमेगा टी है, जब इसको I के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो I के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से T 1/T, पहला एक्सप्रेशन जो हमको मिलेगा ना वो V1 मल्टीप्लाई हुआ, I1 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और इसके साथ में एक टर्म आएगी साइन ओमेगा टी, एक टर्म आई साइन ओमेगा टी माइनस ∅1, और ये हुआ टर्म dt। ये तो एक टर्म है जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब इसको साथ, अब ये वाले इंटीग्रेशन से तो हम वाकिफ हैं, वहाँ पे V और I ये दो ही तो साइनोसॉइड हुआ करते थे, ठीक है। और ये वाला इंटीग्रेशन जब हमने कैलकुलेट किया तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2, इस 2 को बाहर निकाल लिया। अब ये 2 साइन A साइन B बना, तो वो कोस A प्लस बी माइनस कोस A माइनस बी बना, ठीक है। अब जब कोस A प्लस बी करे ना तो ये वाली टर्म हो गई 2 ओमेगा टी, और A माइनस बी करे तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, और फाई वाली टर्म कोस के साथ में आ गई, और वो VI कोस फाई वो आंसर आ गया था, V1 I1/2 कोस फाई। ऐसे ही इस वाली टर्म में भी तो जब लगाएंगे तो जो 2 ओमेगा टर्म वाली जो एक टर्म आएगी यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी माइनस ∅1, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक तो, ठीक है ना, इसको भूल जाओ एक बार 1/t को, 0 से t में इसका इंटीग्रेशन हुआ। दूसरी टर्म जो आएगी इसके अंदर वो क्या आएगी, कोस A प्लस बी, और कोस A माइनस बी करेंगे, माइनस कोस A माइनस बी करेंगे तो ये कोस ∅1 बनेगा यहाँ पे, और ये dt, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन बना और उसमें बाहर आ गया V1 I1/2, वो इंटीग्रेशन से बाहर गया, कंप्लीट इंटीग्रेशन से बाहर। इस वाली एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। अब ये वाला सिंस ये वाला कोसाइन जो है ना ये पीरियोडिक है, और ये पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड इसका फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में, तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। लेकिन ये पूरे टाइम पीरियड के अंदर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो एवरेज 0 आएगा, वो जो अभी बताया ना कि कोस का एरिया टाइम पीरियड में 0 होता है, वैसे ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा 0, और ये वाला फाइनल आंसर हमारे पास में बनेगा क्या, V1 I1/2
ये कोस पाई होगी। साइन का लिए बोधर मत करो अभी, है ना, साइन या तो एब्जॉर्ब होगा या तो डिलीवर बताएगा वो, है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास में निकल के आया है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आया यहाँ से एक, ठीक है, ये वाला, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कोस वाली टर्म देखो क्या क्या निकल के आया, V1 निकल के आया, I1 निकल के आया, और इन दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स के बीच में, सेम फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो निकल के आ गया। ऐसे ही इस वाली टर्म को अब सोचो, देखो दूसरी, अब ये तो एक ही टर्म थी ना, एक ही को मल्टीप्लाई की, इसमें दूसरी टर्म भी तो होगी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तब ये टर्म बनेगी V1I3/2, और इसके साथ में बनेगा 2 sin A sin B। तो उसको जब करोगे तो वो क्या बनेगा, cos A + B माइनस cos A माइनस B, है ना। तो वो बनेगा cos ωt + 3, ये कितना हो जाएगा 4 ωt - phi3। देखो इसमें टाइम का टर्म आया, तो टाइम का टर्म आया और इंटीग्रेशन 0 से टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब तो गया, क्यों, जहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन का टर्म आएगा, ये 4 हो गया तो उसका टाइम पीरियड 2t हो गया, है ना। 2t में भी, जब t में 0 है तो 2t में भी 0 होगा, ठीक है। तो ये कोसाइन 0 हो गया। अब देखो ये तो क्या किया था, कोस इस a + b वाला टर्म था, इसी के अंदर जो है वो कोस A - b का टर्म भी तो आएगा। तो कोस A - b करोगे अब तो ωt - 3 ωt + phi3, ये वाला टर्म आया एक, ठीक है। तो ये वाला टर्म निकल के आया, तो अब ωt वहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए थे, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला कोस भी तो जो है 2 ωt + phi3 आएगा, ठीक है। और ये भी पीरियोडिक है, ये वाला जो कोसाइन है ये भी पीरियोडिक है, टाइम का फंक्शन है ना, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, जैसे सेम थे, वो A - b वाली टर्म में कैंसिल हो जा रहे थे, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली कंपोनेंट है ना, जो वो A + b में भी कैंसिल नहीं हो रहे, A + b में तो सिंगल में भी नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसमें भी A + b में तो 2 बन जा रहा था ना। अब और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो A + b में भी कैंसिल नहीं हो रहा और A - b में भी कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब दोनों टाइम के फंक्शन आ रहे हैं। तो दोनों टाइम के फंक्शन आ रहे हैं तो उसमें दोनों इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे, बस यही वाला लॉजिक था इसके अंदर। अब जैसे इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जो है वो एक भी टर्म हमको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कॉन्स्टेंट वाली टर्म निकल के आए, जिसमें ωt कैंसिल हो जाए, नहीं होगा। ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक बनेगी 6 और एक बनेगी 4, मतलब A + b करोगे तो 5 और 1 6 बनेगा, और A - b करोगे तो 4 बनेगा, और दोनों ही टाइम का फंक्शन है, दोनों टाइम का फंक्शन है तो 4 ω पीरियोडिक का कोस फिर से, और पीरियोडिक कोस जो है उसका इंटीग्रेशन उसके टाइम पीरियड के अंदर 0 होता है, ठीक है। तो एक इन दोनों इस फंक्शन को जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये अपने सेम फ्रीक्वेंसी वाली कंपोनेंट के साथ में ये वाला एक्सप्रेशन दिया, बाकी के साथ 0 दिया। ये भाई साहब भी तो सेम करेगा, जब ये भाई साहब को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A + b करेंगे तो 4 ωt और A - b करेंगे तो 2 ωt, एक में 4 ωt आएगा कोस के साथ में, एक में 2 ωt का टर्म आएगा, और दोनों टाइम के फंक्शन 0, है ना। तो ये इसके साथ 0 देगा, ठीक है। और ऐसे ही ये इसके साथ दिया, फिर ये इसके साथ में क्या दिया 0, और ये वाला इसके साथ में भी जाएगा, इसके साथ में भी 0 दिया, है ना, ठीक है। ऐसे ही साइन को देखो, साइन इसके साथ में क्या दिया 0, ठीक है, इसके साथ में 0 दिया ना, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और उसका लॉजिक मैं बता दिया हूँ क्यों 0 दिया। ऐसे ही 3 को 3 से करेंगे, अब देखो A + b करोगे तो 6 गया, है ना, cos 6 ωt, है ना, 6 ωt भी पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड में 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको अब A + b किया तो 6, A - b किया तो 3 ωt, और 3 ωt कैंसिल हो गया, तो ये कांस्टेंट वाली टर्म एक यहाँ से भी मिलेगी, तो एक एक्सप्रेशन यहाँ से मिलेगा V3 और I3, और उन दोनों के बीच में जो कोस है उसका फेज phi3, तो एक टर्म ये मिल गया हमको, ठीक है। इसका इसके साथ में टर्म मिल गया। अब ये cos 3 ωt जो है वो 5 के साथ में क्या देगा, 5 के साथ 8 देगा, और 5 - 3 2 देगा, तो दोनों ही 2 ωt और 8 ωt, दोनों के दोनों cos 8 ωt भी पीरियोडिक, cos 2 ωt भी टाइम का एक्सप्रेशन है, तो टाइम का एक्सप्रेशन cos 0, तो बाकी के साथ में cos 0 देगा। तो ये जो हमारे पास फाइनल पावर का एक्सप्रेशन जो वाटमीटर इसमें मेजर करेगा ना, वाटमीटर क्या करता है, जिन दोनों ब्रांच जो वोल्टेज कोयल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज उठाता है, करंट कोयल में जाने वाला करंट उठाता है, और दोनों को ऐसे इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास पावर का निकल के आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला टर्म जो है, मतलब जैसे इसके अंदर हमने क्या थे, सारे साइन में थे,
देखो ये वाला साइन था, ये वाला साइन था। अब मान लो इसमें से कोई एक कोस वाला दिया हुआ तो जो है सीधा ऐसे मत पेल देना, ठीक है ना। तो जब कोस में दिया हुआ हो तो पहले ट्राई करना ये वाला साइन में सारे के सारे जो है सेम एक्सप्रेशन में हो, सेम साइनोसॉइड में, या तो सारे साइन में हो या तो सारे कोस में हो, तभी ये वाला इंटीग्रेशन करना, वरना 5 3 वो 90+ वाला डिफरेंस आ जाएगा ना, तो फिर गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। तो ये वाला साइन दिया हुआ है, अगर मान लो इसकी जगह साइन की जगह कोस दे देता तो फिर ये 5 जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 सीधा थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। पीछे वाले अभी इसी वीडियो के अंदर जो शुरू में इनिशिएट किए थे क्वेश्चन, उसमें बताया था ना मैंने कि फेज डिफरेंस कैसे चेक करना है, सेम साइनोसॉइड को लाके चेक करना है, ठीक है। तो ये वाला उम्मीद करता हूँ कि ये पावर वाला फंक्शन जो है, मतलब पावर जो कैलकुलेट करते हैं जब उसमें हार्मोनिक्स हो तो कैसे, ये 4 बार आ चुका है, कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया हूँ, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो के अंदर जो है इस तरह का एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें मतलब साइन की जगह कुछ कोस वोस वगैरह ये सब टर्म्स होंगे, है ना, इन्वॉल्व। तो ये तो सिर्फ देखो अभी वाटमीटर जो है 1 वाटमीटर लिया है, सिंगल फेज सप्लाई की हम डील कर रहे हैं ना अभी, तो 3 फेज के अलग से देखें, 3 फेज में अलग में सप्लाई, वहाँ फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना जो है वो सिरदर्दी है, क्योंकि वहाँ पे 6 8 साइनोसॉइड बनते हैं 9 तो वो जो फेज डायग्राम बनाएंगे ना भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाएगा उसको समझने में। वो उसमें थोड़ा सा गलती किया समझो गए कभी उसमें इसमें बस पावर का जो भी प्रॉब्लम्स आता है ना उसमें सारा खेल इस कोयल का है। ये वाली कोयल जो है ना वो IIT में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना गेट में, वो सारे इस कोयल को कभी यहाँ कनेक्ट करता है, इस कोयल को कभी यहाँ कर, जो सिंगल फेज सर्किट है ना उसमें तो उसके पास चॉइस नहीं है ना, या तो यहाँ कनेक्ट करेगा या तो वहाँ कनेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन 3 फेज में बहुत सारा चॉइस होता है। 3 फेज में सोचो स्टार कॉम्बिनेशन होगा एक, जैसे एक स्टार कॉम्बिनेशन है ना, तो इसमें भी कनेक्ट कर सकता है, न्यूट्रल के साथ में इसमें भी कनेक्ट कर सकता है, इसमें कनेक्ट कर सकता है, उसके बाद बहुत सारी चॉइस होती है। तो वो क्या करता है इस पोटेंशियल कोयल को उठा के कभी वहाँ कनेक्ट करता है, फिर कभी यहाँ कनेक्ट करता है, फिर पूछता है बताओ पावर। तो उसमें हमको बस एक चीज़ दिमाग में रखना है, करंट कोयल जिस ब्रांच में कनेक्टेड है उस ब्रांच में से जाने वाला करंट क्या है उसका एक्सप्रेशन लिख लो। पोटेंशियल कोयल जहाँ कनेक्टेड है उस 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको लिख लो, और उन दोनों के बीच में फेज पता करो, फिर फेजर ड्रॉ करके, और वो जो फेज पता किया उसका कोस ले लो, बस वही पावर है ना, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही पावर है, ठीक है। मतलब वी आई कोस और उसके बाद फेज डिफरेंस आया वो वाला फेज, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद, लंबा हो रहा है वीडियो ज़्यादा, ठीक है।